गुड इवनिंग। यार बताइए पहले ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? जल्दी से। यार बताइए पहले ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? चलिए क्लियर है भाई। तो कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी से बताइए तो हम लोग सेशन को शुरू करेंगे। चलिए एक बार मैं शानुक कुमार चंदन हमारे इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल अपना खत्म हो चुका है, तो हम लोग क्वेश्चंस लगा रहे थे। 50 तक हम लोगों ने क्वेश्चंस लगाए थे, उसके आगे फिर हम लोग अब क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो जिन लोगों ने भी क्वेश्चन का पुराना सेशन नहीं देखा है तो ऐप पे एक बार जाकर देख लेंगे। ठीक है, तो हम लोग बिना समय बर्बाद किए हुए हम लोग अब क्लास को शुरू करते हैं। तो हमने कल 50 तक क्वेश्चन किया था, अब उसके आगे आज क्वेश्चंस करेंगे। चलिए आज है अपना लेक्चर नंबर 8। 1 मिनट थोड़ा सा समय दीजिएगा, थोड़ा सा लेक्चर को सही कर ले। लेक्चर नंबर 8 है आज, लेक्चर नंबर 8 है आज। चलिए तो आज है अपना लेक्चर नंबर 8। तो हम लोग क्वेश्चन सेशन चल रहा है, तो हम लोग लेक्चर नंबर 8 में ही क्वेश्चन करेंगे। चलिए 2 मिनट समय दीजिएगा सिर्फ। तो आज है लेक्चर नंबर 8। ठीक है, स्ट्रेस कंसंट्रेशन है भाई, गुरु सेवक है, हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया है स्ट्रेस कंसंट्रेशन को। चलिए तो अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, आज क्वेश्चन नंबर 51 है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 आपके स्क्रीन पर है। द पॉइजन्स रेशियो डिपेंड्स ऑन, है ना, पॉइजन्स रेशियो किस पे डिपेंड करता है? पहला है मटेरियल ऑफ टेस्ट स्पेसिमेन, मैग्नीट्यूड ऑफ लोड, क्रॉस सेक्शन, या नन ऑफ दीज। बताइए जल्दी से। नहीं डिटेल में करना भी नहीं है, उसको डिटेल में नहीं करना है। ठीक है, चलिए तो बताइए जल्दी से, पॉइजन्स रेशियो किस पे ऊपर डिपेंड करता है? 51 का क्या हो जाएगा देखेंगे। तो पॉइजन्स रेशियो जो कि फॉर्मूला होता है क्या? लैटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लैटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइजन्स रेशियो बोलते हैं। क्लियर है? तो आपको यहाँ पे बताना है कि पॉइजन्स रेशियो किसके ऊपर डिपेंड करता है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि पॉइजन्स रेशियो है क्या चीज। तो हमने यहाँ पे बताया लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। फार्मूले में माइनस लगाते हैं, ठीक है, फार्मूले में हम लोग माइनस को लगाएंगे, लेकिन आपको क्या कहते हैं, ओवरऑल आंसर जो आएगा पॉइजन्स रेशियो का मान वो पॉजिटिव आता है। किसके लिए? तो इंजीनियरिंग मटेरियल के लिए। इंजीनियरिंग मटेरियल के लिए पॉइजन्स रेशियो जो है आपको वो पॉजिटिव आएगा। तो पॉइजन्स रेशियो जो है ये आपका क्या है? मटेरियल प्रॉपर्टीज होता है। ये आपका मटेरियल प्रॉपर्टी होता है ना, जो कि मटेरियल पे डिपेंड करता है। जैसे कि कॉर्क की बात करें तो कॉर्क का पॉइजन्स रेशियो 0 होता है ना। उसी तरह यदि रबड़ की बात करें तो रबड़ का पॉइजन्स रेशियो 0.5 होता है। मेटल की बात करें तो मेटल का 1/3 से लेकर या 1/4 से लेकर 1/3 होता है ना। सही से लिखिए इसको, 1/4 से 1/3 होता है। तो ये आपका मेटल्स का होता है। तो इस तरह जो आपका पॉइजन्स रेशियो है एक्चुअली वो क्या है? एक्चुअली वो मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द वैल्यू ऑफ पॉइजन्स रेशियो डिपेंड्स ऑन, तो किस पे डिपेंड करेगा? मटेरियल ऑफ टेस्ट स्पेसिमेन पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मटेरियल ऑफ टेस्ट स्पेसिमेन, है ना। जो आपका मटेरियल है इस मटेरियल पे डिपेंड करेगा, है ना। चलिए कॉर्क का 0 होता है, हाँ जी ठीक है अली साहब। चलिए इसमें सबका कोई दिक्कत किसी को जल्दी से बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 में कोई प्रॉब्लम किसी को होना नहीं चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ चलते हैं। आपके स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 52, पढ़ेंगे एक बार। क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, जिस अवस्था में तनन और नहीं थ्योरी खत्म हो गया भाई, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का थ्योरी खत्म हो गया हरीश, है ना। एक क्लास अपना मैकेनिक्स का बचा हुआ है, तो हम लोग मैकेनिक्स में करेंगे। एक क्लास बचा हुआ है, बस थ्योरी अपना खत्म हो चुका है। चलिए, जिस अवस्था में तनन और संपीड़न प्रतिबल वस्तु के बाहर और अंदर के सभी दिशाओं में बराबर होता है उसे डैश करते हैं।
द स्टेट व्हेन टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन विद इन और एक्सटर्नल टू द बॉडी इज नोन एज। ठीक है, जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर होगा, जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 52 का। हाँ जी, हाँ जी, पीडीएफ जो है आपका लेक्चर नंबर 4 और 5 का ऐप पे अपलोड हो जाएगा, कल अपलोड हो जाएगा, है ना, एक साथ हो जाएगा अपलोड। जल्दी से इसका बताइए क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर बताइए क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 52 का क्या आंसर होगा। सभी लोग कमेंट कीजिए, ये तो आसान क्वेश्चन है, ये तो आसान क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए कि क्वेश्चन नंबर 12 का क्या आंसर होगा, 52 का क्या आंसर होगा। नहीं पढ़ा है, चलिए कोई बात नहीं, देखेंगे। सबसे पहला चीज हम लोगों ने स्ट्रेस जो पढ़ा था, वो स्ट्रेस 3 तरह का होता था, है ना, हमने स्ट्रेस के बारे में पढ़ा था। स्ट्रेस 3 तरह का होता है, स्ट्रेस 3 तरह का होता है। कौन कौन सा? तो सबसे पहला होता है नॉर्मल, दूसरा होता है शियर, दूसरा होता है आपका शियर, और तीसरा होता है हाइड्रोस्टैटिक, हाइड्रोस्टैटिक, है ना, हाइड्रोस्टैटिक या हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस बोलते हैं, या तो इसी टर्म को हम लोग प्रेशर बोलते हैं, इसी टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेशर भी बोलते हैं, है ना। तो ध्यान देंगे, ध्यान देंगे, तो कह रहा है कि द स्टेट व्हेन टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन, है ना। तो यहां पर एमसीक्यू की पीडीएफ डाल दीजिएगा सर, ताकि प्रैक्टिस हो जाए, क्वेश्चन ही करा देंगे हम लोग, क्वेश्चन ही करा देंगे, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहां पे जो आपको हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस है उसी को हम लोग प्रेशर बोलते हैं। तो हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस जो है जनरली वो किस में लगता है, फ्लूइड में लगता है, फ्लूइड में लगता है। फ्लूइड का मतलब है यहां पर गैस और लिक्विड, गैस और लिक्विड में आपको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगता है, गैस और लिक्विड में आपको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगता है ना। तो अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज यह है कि यहां पर कह रहा है कि टेंसाइल और कंप्रेसिव, है ना। तो जब किसी ऑब्जेक्ट पर, ध्यान दीजिएगा, जब किसी ऑब्जेक्ट पर सभी तरह से बराबर, सभी दिशा से बराबर यदि फोर्स लग रहा है ना, तो उसको हम लोग प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेशर बोलते हैं। क्लियर है? तो यहां पे सही आंसर हो जाएगा क्या, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हो जाएगा। तो सही आंसर है, बिल्कुल सही है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोलते हैं। स्ट्रेस भी बोल सकते हैं, ये दोनों ऑप्शन जो है ए और बी लगभग मिलता जुलता ही है, लेकिन ठीक है, ए आपका यहां पर सही है, ए में कोई प्रॉब्लम यहां पे नहीं है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन 52 हो गया, क्वेश्चन नंबर 53 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है आपके स्क्रीन पर, पढ़ेंगे इसको। क्या कह रहा है कि एक नमूने के तनन परीक्षण में परीक्षण खंड के अधिकतम स्थानिक और मूल अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल का अनुपात क्या कहलाता है। इन अ टेंसाइल टेस्ट ऑफ अ स्पेसिमेन द रेशियो ऑफ मैक्सिमम लोड टू द ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द टेस्ट स्पेसिमेन इज कॉल्ड। ठीक है, जल्दी से बताइए, ये आसान क्वेश्चन है। यदि आपने स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम सही से पढ़ा है, यदि आपने स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम सही से पढ़ा है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आप लगा लेंगे, है ना। तो जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 53 का क्या आंसर होगा। अली जी बोल रहे हैं सेप स्ट्रेस। चलिए, और बाकी लोग का कमेंट बताइए जल्दी से, क्या है, बाकी लोग बताइए। गुरु सेवक बोल रहे हैं डी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं एक बार। तो हमने जब स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पढ़ा था, देखिएगा, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जब हमने पढ़ा था, तो वाई एक्सिस पर हम लोग स्ट्रेस लेते थे और एक्स एक्सिस पर हम लोग स्ट्रेन लेते थे, है ना। तो एक स्ट्रेट लाइन जाता है जहां तक हुक्स लॉ वैलिड होता है, उसके बाद यहां से प्लास्टिक रीजन शुरू हो जाता है, यहां तक आपका इलास्टिक रीजन रहता है। ये रीजन आपका इलास्टिक है और ये रीजन आपका क्या है, प्लास्टिक है। ये रीजन आपका क्या है, प्लास्टिक है ना। तो इस जगह पर आपको क्या होता है, मैक्सिमम लोड लगता है। इस जगह पर आपको, यहां पर आपको मैक्सिमम लोड लगता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, अल्टीमेट स्ट्रेस। अल्टीमेट स्ट्रेस, सबसे मैक्सिमम लोड इसी जगह पर लगता है, अल्टीमेट स्ट्रेस, है ना। यहाँ पे आपको मैक्सिमम लोड, इस पॉइंट पर आपको मैक्सिमम लोड लगता है। हम लोग वहाँ पे, हम लोगों ने ई दिखाया था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या लगता है, मैक्सिमम स्ट्रेस लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखिएगा क्या कह रहा है कि इन अ टेंसाइल टेस्ट ऑफ स्पेसिमेन द रेशियो ऑफ मैक्सिमम लोड, है ना। अरे भाई, स्ट्रेस मैक्सिमम है तो वहां पे लोड भी मैक्सिमम होगा, है ना। तो यदि मैक्सिमम लोड को यदि एरिया से डिवाइड कर दिया जाए तो आपको क्या मिलेगा,
मैक्सिमम स्ट्रेस मिलेगा। क्या मिलेगा? मैक्सिमम स्ट्रेस मिलेगा। और मैक्सिमम स्ट्रेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? और मैक्सिमम स्ट्रेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? अल्टीमेट स्ट्रेस बोलते हैं। अल्टीमेट स्ट्रेस बोलते हैं, चरम प्रतिबल बोलते हैं, है ना, अल्टीमेट स्ट्रेस बोलते हैं। तो सही आंसर है इसका डी हो जाएगा। सही आंसर इसका डी हो जाएगा भाई। ठीक है, सही आंसर इसका डी हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें किसी को? चलिए, क्वेश्चन नंबर 53 हो गया। क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ चलते हैं, है ना। कल से ये क्वेश्चन हम लोगों ने कई बार हम लोग कर चुके हैं, तो एक बार फिर से आया है आपके स्क्रीन पर। क्या कह रहा है कि द इम्पैक्ट स्ट्रेंथ ऑफ ए मटेरियल इज एन इंडेक्स ऑफ, है ना, एक पदार्थ की आघात शक्ति उसके डैश का सूचकांक होती है ना। तो इम्पैक्ट स्ट्रेंथ क्या बताता है? जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 54 का जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। तब तक आपके कमेंट को हम लोग सही कर ले। थोड़ा सा मेरे स्क्रीन पर कमेंट लेट से आ रहा है भाई। जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर के साथ कमेंट कीजिए, क्वेश्चन नंबर के साथ कमेंट कीजिए, ताकि, है ना। तो द इंपैक्ट स्ट्रेंथ ऑफ ए मटेरियल क्या बताता है? वो टफनेस को बताता है। क्या बताता है? वो टफनेस को बताता है। टफनेस को मेजर करने के लिए, ठीक है, टफनेस किस टेस्ट से मेजर होता है? तो आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, 4P टेस्ट, याद रखेंगे। 4P टेस्ट से टफनेस को मेजर किया जाता है। कहीं पूछ ले आपसे कभी एग्जाम में, ठीक है, टफनेस को कैसे मेजर किया जाता है? तो 4P टेस्ट से मेजर किया जाता है। ठीक है, 4P टेस्ट में करते क्या है कि एक स्पेसिमेन लेते हैं, एक मटेरियल लेते हैं, है ना, और इस मटेरियल में यहाँ पर हल्का सा नोच बना देते हैं 45 डिग्री के एंगल पर। 45 डिग्री के एंगल पर यहाँ पर क्या बना देते हैं? नोच बना देते हैं। उसके बाद हैमर की मदद से इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं? प्रहार करते हैं। ठीक है, तो वहां से आपको इंपैक्ट का पता चल जाता है। ठीक है, तो इंपैक्ट टेस्ट जो है वो आपको टफनेस को मेजर करता है। ठीक है, तो आपसे याद रखना है कि टफनेस मेजर करने के लिए हम लोग 4P टेस्ट का उपयोग करते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 के बाद क्वेश्चन नंबर 55 आपके स्क्रीन पर है, पढ़ेंगे और बताइए इसका क्या आंसर होगा। द परसेंटेज इलोंगेशन ड्यूरिंग टेंसाइल टेस्ट इज, है ना, त्वरण परीक्षण के दौरान प्रतिशत दैर्घ्य वृद्धि सूचक है। किसका सूचक है जी? जल्दी से बताइए, किसका सूचक है ये? आसान क्वेश्चन है, बताइए जल्दी से। 55 का क्या आंसर होगा? परसेंटेज इलोंगेशन ड्यूरिंग टेंसाइल टेस्ट इज इंडक्टिव ऑफ, तो किसका है जी? जल्दी से बताइए। जब हम लोग टेंसाइल टेस्ट करते हैं, कल भी हमने बताया था, टेंसाइल टेस्ट जो है यूटीएम पे किया जाता है। टेंसाइल टेस्ट किस पे किया जाता है? यूटीएम पे किया जाता है, अल्टीमेट टेंसाइल मशीन पे। अल्टीमेट टेंसाइल मशीन, है ना, अल्टीमेट टेंसाइल मशीन पर किया जाए। अल्टीमेट नहीं, यूनिवर्सल होता है जी, यूनिवर्सल टेंसाइल मशीन, सॉरी, कल भी शायद हमने अल्टीमेट लिखा दिया था, है ना, यूनिवर्सल होता है, यूनिवर्सल टेंसाइल मशीन। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बताना है कि परसेंटेज इलोंगेशन ड्यूरिंग टेंसाइल टेस्ट इज, है ना, तो ये क्या बताता है? इलास्टिसिटी नहीं होगा जी। क्रीप जो है, सबसे पहले क्रीप जो है ये टाइम डिपेंडेंट होता है, ये टाइम के साथ चेंज होता है। मेलाबिलिटी जो है ये कंप्रेसिव फोर्स के कारण होता है। डक्टिलिटी या इलास्टिसिटी ये होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इसका सही आंसर होगा यहाँ पे डक्टिलिटी, है ना। जो परसेंटेज इलोंगेशन है, भाई कितना कोई मटेरियल इलोंगेट कर रहा है, इससे हमको ये बता सकते हैं कि वो मटेरियल जो है डक्टाइल है कि ब्रिटल है ना, वो मटेरियल डक्टाइल है कि ब्रिटल है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, कोई मटेरियल डक्टाइल है, डक्टाइल और ब्रिटल इसी यहीं से पता चलता है। यदि 5% से कम है आपका तो वो ब्रिटल होता है, और 5% के बराबर या 5% से ज़्यादा है तो वो आपको डक्टाइल होता है ना। तो परसेंटेज इलोंगेशन से ही हमको ये पता चलता है कि मटेरियल डक्टाइल है या ब्रिटल है। क्लियर है? तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी हो जाएगा, 55 का सी हो जाएगा। चलिए 56 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 56 नंबर आपके स्क्रीन पर है, 56 नंबर आपके स्क्रीन पर है, पढ़ेंगे। क्या क्वेश्चन कर रहा है कि अ सॉलिड कैन रजिस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेसेस, है ना, एक ठोस निम्नलिखित तनावों में से किसका विरोध कर सकता है? एक कोई ठोस वस्तु है, एक कोई ठोस वस्तु है, वो किसका जो है विरोध कर सकता है? टेंसाइल का, कंप्रेसिव का, शियर का, या ऑल ऑफ दीज? जल्दी से बताइए, आसान क्वेश्चन है।
कोई रिजिड बॉडी है या सॉलिड, सॉलिड की ही बात करते हैं, ठीक है, सॉलिड है तो सॉलिड की ही बात करते हैं। तो कोई सॉलिड बॉडी है तो वो सॉलिड बॉडी में हर तरह के स्ट्रेस को वो रजिस्ट करेगा, चाहे वो टेंसाइल हो, चाहे वो कंप्रेसिव हो, चाहे वो शियर हो, कैसा भी हो, हर तरह के स्ट्रेस को वो क्या करेगा, रजिस्ट करेगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपके स्क्रीन पर है, सही आंसर डी हो जाएगा। क्लियर है? 56 नंबर क्लियर है? तार बनाए जा सकते हैं। चलिए 57 नंबर है आपके स्क्रीन पर, देखेंगे। द स्ट्रेस ड्यू टू यूनिट स्ट्रेन इज, एकक विकृति के कारण उत्पन्न प्रतिबल डैश होता है। यस, थोड़ा सा ये क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया है, एक बार कॉन्सेप्ट को आप लगाएं, सही तरीके से लगाएं, ठीक है, और इसका आंसर बताइए क्या होगा। 57 का क्या आंसर होगा, जल्दी से बताइए। द स्ट्रेस ड्यू टू यूनिट स्ट्रेन क्या होगा, जल्दी से बताइए। द स्ट्रेस ड्यू टू यूनिट स्ट्रेन क्या होगा? पहला ऑप्शन है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, दूसरा है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, तीसरा है प्रिंसिपल स्ट्रेस और चौथा है नॉर्मल स्ट्रेस। तो क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताइए। 57 का क्या आंसर होगा, जल्दी से बताइए, कमेंट कीजिए भाई सभी लोग, क्या आंसर होगा। देखेंगे स्ट्रेस ड्यू टू यूनिट स्ट्रेन है ना, तो यहां पे बात कर रहा है स्ट्रेस बाय यूनिट स्ट्रेन है ना। अच्छा रुकिए, थोड़ा सा इस तरीके से देख लेते हैं, देखेंगे। अच्छा पहले कमेंट आने दीजिए। गुरु सेवक जी का आ रहा है डी, मतलब नॉर्मल स्ट्रेस बोल रहे हैं, ठीक है। और लोग का चलिए देखेंगे। हमने हुक्स लॉ पढ़ा था कि हुक्स लॉ बराबर होता है स्ट्रेस बराबर यंग्स मॉडुलस गुना स्ट्रेन, है ना। तो यदि हम यंग्स मॉडुलस की बात करें, ठीक है, तो ये हो जाएगा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन हो जाएगा। तो यहां पे कह रहा है कि यूनिट स्ट्रेन का मतलब है कि स्ट्रेन का मान 1 है। यूनिट स्ट्रेन का मतलब होता है कि स्ट्रेन का मान क्या है, 1 है। तो इसका मतलब है कि यंग्स मॉडुलस जो है वो आपके स्ट्रेस के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यंग्स मॉडुलस जो है वो स्ट्रेस के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि द स्ट्रेस ड्यू टू यूनिट स्ट्रेन, है ना, मतलब जब आपका स्ट्रेन 1 है तो यंग्स मॉडुलस जो है वो स्ट्रेस के क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसी को हम लोग यंग्स मॉडुलस भी बोलते हैं, ठीक है, इसी को हम लोग यंग्स मॉडुलस भी बोलते हैं। इसका मतलब है कि यदि स्ट्रेन का मान, यदि हम यहाँ पे साफ शब्दों में लिखें, यदि हम इसको साफ शब्दों में नोट बना के हम आपके लिए लिख दें कि यदि स्ट्रेन का मान 1 इकाई है तो स्ट्रेस यंग्स मॉडुलस के बराबर होगा। तो स्ट्रेस यंग्स मॉडुलस के बराबर होगा। आया समझ में? तो स्ट्रेस जो है यंग्स मॉडुलस के बराबर होगा। तो हमने ये साफ शब्दों में यहाँ पे लिख दिया कि यदि स्ट्रेन का मान 1 इकाई है तो जो स्ट्रेस है ना, वो यंग्स मॉडुलस के बराबर होगा। तो वही यहाँ पे क्वेश्चन में बोला था कि द स्ट्रेस ड्यू टू यूनिट स्ट्रेन मतलब स्ट्रेन का मान 1 है, तो जो स्ट्रेस होगा वो क्या होगा, तो स्ट्रेस जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो आपके किसके बराबर हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बराबर हो जाएगा। उसी को दूसरे शब्द में क्या बोलते हैं, यंग्स मॉडुलस बोलते हैं। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 57 क्लियर है सबको। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हैंग कर गया क्या, 1 सेकंड समय दीजिएगा, 2 मिनट समय दीजिएगा। हाँ ठीक है, हो गया है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ चलते हैं। आपके स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 58, इसका जवाब दीजिए क्या होगा। कह रहा है कि जब किसी पदार्थ को प्रत्यास्था सीमा में लोड किया जाता है तब प्रतिबल एवं विकृति का क्या संबंध होता है ना। Whenever a material is loaded within elastic limit, stress is dash to strain, है ना। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन में क्या रिलेशन होता है भाई, इलास्टिक लिमिट के अंदर तक, है ना। इलास्टिक लिमिट के अंदर तक स्ट्रेस और स्ट्रेन का क्या रिलेशन होता है, जल्दी से बताइए। स्ट्रेस और स्ट्रेन का क्या रिलेशन होता है, ये तो आसान क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर होगा, है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है विद इन इलास्टिक लिमिट क्या होता है,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और ये किस नियम से आता है जी? हुक के नियम से। हुक के नियम से। हुक के नियम से जो स्ट्रेस होता है वो स्ट्रेन के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपको? बी हो जाएगा। बिल्कुल सही है गुरु सेवक जी, बिल्कुल सही है। शिव जी का भी सही आया है, 58 का बी आया है। ठीक है, चलिए 59 नंबर है आपके स्क्रीन पर। आपके स्क्रीन पर 59 नंबर है क्या? कि जो कंप्रेसिव स्ट्रेस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कास्ट आयरन एज कंपेयर टू टेंसाइल स्ट्रेंथ, तनन शक्ति की तुलना में ढलवां लोहा की संपीड़न शक्ति कितनी होती है? ज्यादा होता है, कम होता है, सेम होता है, या नन ऑफ दिस? इसका आंसर बताइए जल्दी से, क्या होगा? जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर होगा। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कास्ट आयरन, 1 मिनट समय दीजिएगा, 2 मिनट, तब तक आप जवाब दिए, हम आ रहे हैं 2 मिनट में। हाँ, तो 59 का क्या आंसर आ रहा है? गुरु सेवक जी का आ रहा है ए, राज का आ रहा है ए। ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अधिक होती है। ठीक है, देख लेते हैं, देख लेते हैं भाई। चलिए सबसे पहले इसके लिए कॉन्सेप्ट आप देख लीजिए। सबसे पहले इसके लिए आप कॉन्सेप्ट को देख लीजिए कि इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो यदि आपका डक्टाइल मटेरियल है, यदि आपका डक्टाइल मटेरियल है, तो जो डक्टाइल मटेरियल होता है वो टेंशन में स्ट्रांग होता है। टेंशन में वो स्ट्रांग होता है, जबकि आपका जो शियर है, शियर में वो आपका वीकर होता है। शियर फोर्स यदि आप लगाएंगे डक्टाइल मटेरियल पे तो वो टूट जाएगा, है ना। तो डक्टाइल मटेरियल जो होता है टेंशन में क्या होता है? स्ट्रांग होता है, और शियर में क्या होता है? कमजोर होता है। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि डक्टाइल मटेरियल फॉर डक्टाइल मटेरियल फॉर डक्टाइल मटेरियल, जो यदि डक्टाइल मटेरियल है तो डक्टाइल मटेरियल में टेंशन, ठीक है, टेंशन और कंप्रेशन, टेंशन और कंप्रेशन लगभग बराबर होता है। टेंशन और कंप्रेशन लगभग क्या होता है? बराबर होता है। लेकिन जो आपका शियर स्ट्रेस होता है वो आपको क्या होता है? ठीक है, शियर स्ट्रेस क्या होता है? आपको कमजोर होता है। ठीक है, तो डक्टाइल मटेरियल टेंशन और कंप्रेशन में तो झेल लेगा, लेकिन शियर स्ट्रेस में क्या हो जाएगा? वो आपका फेल हो जाएगा। उसी तरह यदि हम बात करें किसके लिए, तो ब्रिटल मटेरियल के लिए, फॉर ब्रिटल मटेरियल, तो जो ब्रिटल मटेरियल होता है वो आपका कंप्रेशन में स्ट्रांग होता है। कंप्रेशन में वो आपका स्ट्रांग होता है। ब्रिटल मटेरियल पे आप यदि कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे तो वो वियर कर जाएगा, जबकि आप ब्रिटल मटेरियल पे आप यदि टेंशन लगाएंगे, ब्रिटल मटेरियल पे आप यदि टेंशन लगाएंगे तो वो आपका वीकर होता है ना, वो आपका टूट जाएगा। जो आपका ब्रिटल मटेरियल है उस पर आप यदि टेंसाइल फोर्स लगाएंगे तो वो आसानी से क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहां से, यही कॉन्सेप्ट था इसके पीछे का। अब यहां से समझ लीजिए। अब कास्ट आयरन, तो कास्ट आयरन क्या चीज है जी? कास्ट आयरन डक्टाइल मटेरियल है या ब्रिटल मटेरियल है? जल्दी से बताइए, कास्ट आयरन डक्टाइल मटेरियल है या ब्रिटल मटेरियल है? सभी लोग कमेंट करके बोलिए जल्दी से। कास्ट आयरन किस तरह का मटेरियल है? डक्टाइल मटेरियल है या ब्रिटल मटेरियल है? कास्ट आयरन क्या है? ब्रिटल मटेरियल है। जी जी बिल्कुल सही है शिव जी। कास्ट आयरन कैसा मटेरियल है आपका? ये ब्रिटल मटेरियल है। कास्ट आयरन जो है वो क्या है? ब्रिटल मटेरियल है। ठीक है, मेरा सिस्टम ही आपके आपके ऑनलाइन क्लास में यूट्यूब पे जब भी हम क्लास लेते हैं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही जाता है। ठीक है, तो कास्ट आयरन कैसा है? ब्रिटल मटेरियल है। और यदि कास्ट आयरन ब्रिटल मटेरियल है तो आपको पता है कि ब्रिटल मटेरियल जो है कंप्रेसिव में क्या होता है? स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो यहीं पे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कास्ट आयरन एज कंपेयर टू टेंसाइल स्ट्रेंथ है। इसका मतलब है कि ब्रिटल मटेरियल का जो कंप्रेसिव फोर्स होता है वो क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 59 का सही आंसर क्या हो जाएगा? आपको ए हो जाएगा। क्लियर है? 59 का सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। 59 का सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पर है 59 के बाद 60 नंबर देखेंगे। 60 नंबर है, पढ़िए इस बार। इस्पात के लिए तनाव में चरम प्रबलता की तुलना में अपरूपण में चरम प्रबलता लगभग डैश होती है। फॉर स्टील अल्टीमेट स्ट्रेंथ इन शियर एज कंपेयर टू टेंशन इज नियरली, है ना। ये क्वेश्चन को थोड़ा सा आप एक बार पढ़ लीजिए, आप क्वेश्चन का आंसर लगाइए, ठीक है। बाकी हम इसके पीछे का कॉन्सेप्ट बताएंगे आपको कि इसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एक बार आप कोशिश कीजिए इसको लगाने का कि क्या होगा, ठीक है, कि क्या होगा इसके पीछे का कोशिश कीजिए लगाने का। फॉर स्टील द अल्टीमेट स्ट्रेंथ इन शियर एज कंपेयर टू टेंशन इज नियरली, है ना। स्टील के लिए क्या होगा, क्या होगा दिखेगा, जल्दी से बताइए इसका क्या आप लगा सकते हैं आंसर। चलिए हम बता देते हैं आपको। सबसे पहली बात कर रहे हैं स्टील की। स्टील जो है, स्टील कैसा मटेरियल है, डक्टाइल या ब्रिटल, जल्दी से बताइए। स्टील डक्टाइल है या ब्रिटल है, जल्दी से बोलिए। स्टील डक्टाइल है या ब्रिटल है, कमेंट कीजिए सभी लोग, बताइए जल्दी से। स्टील डक्टाइल है या ब्रिटल है? जी जी गुरुसेवक बिल्कुल सही है। स्टील क्या है, डक्टाइल मटेरियल है ना। और अभी हमने पढ़ा कि जो डक्टाइल मटेरियल होता है वो टेंशन में स्ट्रांग होता है और शियर में क्या होता है, वीकर होता है ना। डक्टाइल मटेरियल टेंशन में स्ट्रांग होता है और आपका शियर में वो क्या होता है, वीकर होता है, शियर में वो कमजोर होता है ना। तो इसका मतलब है कि यहां पे पूछ रहा है कि शियर स्ट्रेंथ जो होगा, मतलब जो शियर स्ट्रेंथ होगा वो टेंशन के कंपैरिजन में क्या होगा, है ना। इसका मतलब है कि आप मान लीजिए कि ये स्टील का कोई मटेरियल है, इसके ऊपर आप टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं, इसके ऊपर मान लीजिए आप टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, और या टेंसाइल स्ट्रेस लगा रहे हैं। मान लेते हैं कि आप इसके ऊपर 100 मेगापास्कल का आपने टेंसाइल स्ट्रेंथ लगाया, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि 100 मेगापास्कल का लगाया, और इसी स्टील वाले मटेरियल पर मान लेते हैं कि आप 50 या 25 कुछ भी ले लीजिए, ठीक है, 75 ले लीजिए, 75 मेगापास्कल का शियर स्ट्रेंथ लगाया, ठीक है, 75 मेगापास्कल का शियर स्ट्रेंथ लगाया। टेंशन लगाया आपने 100 मेगापास्कल का और शियर स्ट्रेंथ लगाया आपने 75 मेगापास्कल का, ठीक है। तो ये जो स्टील का मटेरियल है वो 75 मेगापास्कल के कारण क्या हो जाएगा, ये फेल हो जाएगा। 75 मेगापास्कल के कारण क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, क्योंकि जो आपका डक्टाइल मटेरियल है वो शियर में क्या होता है, कमजोर होता है, ठीक है। तो ये फेल कर जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आपसे ये पूछ रहा है कि लगभग जो आपका शियर स्ट्रेंथ और जो आपका क्या कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो कितना होता है। तो एक बात याद रखेंगे, ठीक है, कुछ चीज आउट ऑफ सिलेबस होता है, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको क्लास में पढ़ाया नहीं है, लेकिन इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। फॉर डक्टाइल मटेरियल, है ना, कुछ चीज एक्स्ट्रा भी आएगा, ऐसे भी आप याद रखेंगे कि आपको 90% तक ही क्वेश्चन एग्जाम में पढ़ाया हुआ आएगा, ठीक है। लगभग 10% आपको आउट ऑफ सिलेबस आएगा, तो उसी तरह का सेटिंग है, ठीक है। तो मान लीजिए कि 10% में है। तो फॉर डक्टाइल मटेरियल, जो डक्टाइल मटेरियल होता है उसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, जो आपका डक्टाइल मटेरियल है, एक सेकंड रुकिएगा, फॉर डक्टाइल मटेरियल, ठीक है, दिख रहा है आप लोग को मेरे पे कमेंट, मेरे स्क्रीन पे दिख नहीं रहा है जी। ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या, एक बार बताइए जल्दी से। तो ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? चलिए तो हाँ ठीक है, मेरे पास आ गया, ठीक है। तो जो डक्टाइल मटेरियल है, तो डक्टाइल मटेरियल का जो शियर स्ट्रेंथ होता है ना, जो शियर स्ट्रेंथ होता है वो टेंसाइल स्ट्रेंथ का आधा होता है, वो टेंसाइल स्ट्रेंथ का आधा होता है, ठीक है। हाँ जी ठीक है गुरुसेव, वो टेंसाइल स्ट्रेंथ का आधा होता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। जो डक्टाइल मटेरियल है उसका जो शियर स्ट्रेंथ है वो टेंसाइल स्ट्रेंथ का आधा होता है। इसका मतलब है कि आप किसी मटेरियल पर यदि टेंसाइल स्ट्रेंथ यदि आप लगा रहे हैं 100 मेगापास्कल,
तो शियर स्ट्रेंथ यदि 50 मेगापास्कल लगाएंगे तो वो मटेरियल क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। 50 मेगा आधे पे ही वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, क्योंकि जो डक्टाइल मटेरियल होता है वो आपका क्या होता है, शियर में कमजोर होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को आप नोट करके रख लीजिए। ठीक है, ऐसे कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप इसको नोट करके रख लीजिए। ठीक है, नोट करके आप इसको रख लीजिए, ऐसे कोई खास इंपॉर्टेंस इसका है नहीं। ठीक है, शियर स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ के बीच में रिलेशन होता है डक्टाइल मटेरियल के लिए, तो क्या होता है कि शियर स्ट्रेंथ जो है वो टेंसाइल स्ट्रेंथ का आधा होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 60 क्लियर है, तो क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ बढ़ते हैं। कल भी इस तरह का क्वेश्चन आपके सेट में आया हुआ था, तो आज भी है, तो बताइए इसका क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, क्या आंसर होगा जल्दी से बताइए। क्या कि द मटेरियल विच एग्जिबिट द सेम इलास्टिक प्रॉपर्टीज इन ऑल द डायरेक्शन, है ना, सभी दिशाओं में समान प्रत्यास्थ गुणधर्म दर्शाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। ऐसा मटेरियल जिसमें किस हर जगह हर डायरेक्शन में आपका प्रॉपर्टी सेम हो, तो उस मटेरियल को क्या बोलते हैं, जल्दी से बताइए। 61 का क्या आंसर होगा, है ना। कल भी हमने इस तरह के क्वेश्चन को कराया है, क्लास में भी ये क्वेश्चन हुआ है, जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर होगा, जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर होगा, है ना। आइसोट्रॉपिक होगा, बिल्कुल सही है ना। ऐसा मटेरियल जिसके सभी दिशा में आपका प्रॉपर्टी सेम हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोट्रॉपिक मटेरियल बोलते हैं। ठीक है, नहीं जी शिव जी, डी नहीं होगा, डी नहीं होगा। ठीक है, आइसोट्रॉपिक होगा। ठीक है, आइसोट्रॉपिक होगा। राज का सही है, गुरुसेवक का सही है, शिव का गलत हो गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 62 नंबर पे। 62 नंबर आपके स्क्रीन पर है। द वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो इज 0, दैट मीन्स, है ना, यदि पॉइजन का अनुपात का मान 0 हो तो इसका अर्थ है क्या, द मटेरियल इज रिजिड, द मटेरियल इज परफेक्टली प्लास्टिक, देयर इज नो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इन द मटेरियल, या नन ऑफ दिस। क्या आंसर होगा, है ना। तो कल भी इस तरह का क्वेश्चन हुआ था, है ना, कि यदि पॉइजन रेशियो 0 है तो मटेरियल जो बॉडी है वो आपका क्या होता है, मटेरियल जो होता है वो क्या होता है आपका, रिजिड होता है। मटेरियल क्या होता है आपका, रिजिड होता है। रिजिड मटेरियल का पॉइजन रेशियो 0 होता है, बिल्कुल सही है। रिजिड मटेरियल का पॉइजन रेशियो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, रिजिड मटेरियल का पॉइजन रेशियो 0 होता है। चलिए 62 हो गया, 63 की तरफ चलते हैं, है ना। चलिए देखेंगे 63 नंबर क्या कह रहा है। द चारपी टेस्ट इज कंडक्ट टू मेजर। देखिएगा शिव जी का आ रहा है कि रबड़ का 0.5 होता है पॉइजन रेशियो। हाँ, फिर भी उसका जो है, क्या बोले शिव जी आप, रबड़ का 0.5 क्या बोले पॉइजन रेशियो, हाँ पॉइजन रेशियो 0.5 भी होता है, कोई बात नहीं है, रबड़ का 0.5 भी होता है। ठीक है, हाँ इसका आंसर लगाइए 63 का। द चारपी टेस्ट इज कंडक्टेड टू मेजर। ठीक है, चारपी टेस्ट का परीक्षण क्यों करते हैं जी, टफनेस के लिए, ग्रिप स्ट्रेंथ के लिए, फैटिक स्ट्रेंथ के लिए, या इलास्टिक स्ट्रेंथ के लिए, किसके लिए चारपी टेस्ट का हम लोग करते हैं, बताइए जल्दी से। चारपी टेस्ट हम लोग क्यों कंडक्ट करते हैं, चारपी टेस्ट से क्या पता चलता है। चारपी टेस्ट जो है टफनेस को मेजर करने के लिए करते हैं। चारपी टेस्ट टफनेस को मेजर करने के लिए करते हैं। टफनेस एक तरह का क्या है, स्ट्रेन एनर्जी है। टफनेस एक तरह का क्या होता है भाई, स्ट्रेन एनर्जी होता है। यदि आप लोग यदि कोई कमेंट यदि करेंगे, तो आप यदि बोलेंगे कि सर चारपी टेस्ट के बारे में बस बताइए, ठीक है, तो हम आपको एक वीडियो दिखा सकते हैं। यदि आप लोग बोलेंगे तो हम लोग एक वीडियो मेरे पास है, ठीक है, तो वो वीडियो हम आपको शेयर कर सकते हैं। जल्दी से बताइए, हम लोग चारपी टेस्ट के बारे में कुछ जानना चाहते हैं और डिटेल में कि चारपी टेस्ट में टफनेस को कैसे मेजर किया जाता है, तो यदि आप बोलेंगे तो हम वीडियो को दिखा सकते हैं। ठीक है, यदि आप बोलेंगे तो हम लोग चारपी टेस्ट को दिखा सकते हैं। चलिए, नो बोले तो हटिए, तो तब नहीं देखना तो फिर कोई बात नहीं है। ठीक है, गुरुसेवक बोल रहे हैं दिखाइए, चलिए ठीक है, एक बार चारपी टेस्ट के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं आपको, देखेंगे चारपी टेस्ट में थोड़ा सा वीडियो दिखाने की कोशिश करते हैं। मेरे पास यदि वीडियो होना चाहिए,
देखेंगे। पहले एक बार देख लीजिए, देखिए यहां पे हो क्या रहा है। सबसे पहले मशीन को कैलिब्रेट किया जा रहा है, ठीक है। सबसे पहले देखिए मशीन को यहाँ पे क्या किया जा रहा है, कैलिब्रेट किया जा रहा है। देखिएगा ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, इसको हैमर बोलते हैं। ये जो आपके स्क्रीन पे था हैमर था। सबसे पहले कैलिब्रेट किया जा रहा है। कैलिब्रेट किया जा रहा है मतलब कि मशीन सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो देखा जा रहा है, ठीक है। तो देखेंगे यदि ये मीटर जो ये सुई है वो 0 पे आ गया, इसका मतलब है कि मशीन मेरा बिल्कुल कैलिब्रेट किया हुआ है, मतलब मशीन में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मशीन में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देखेंगे अब यहां पर एक सिंपल सा कार्बन स्टील का कोई मटेरियल अभी हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। देखेंगे अभी हमने बताया था कि उस पे हम लोग क्या करते हैं, 45 डिग्री के एंगल पर हम लोग क्या करते हैं, नोच बनाते हैं। जो एंगल देख रहे हैं आप, ये एंगल 45 डिग्री का है ना। देखेंगे सबसे पहले इसको क्या किया है, मटेरियल को यहाँ पे लाके फिक्स कर दिए, है ना। मटेरियल को यहाँ पे लाके फिक्स कर दिए और हैमर को एक हाइट पे ले जाते हैं। हैमर को एक हाइट पे ले जाते हैं। देखिएगा हैमर अभी हाइट पे है और यहां से पहले मीटर को नीचे कर लेंगे, है ना। मीटर को नीचे कर लिए, अब हैमर को रिलीज करेंगे। देखिएगा हैमर को अब रिलीज करेगा ये लड़का। देखिए रिलीज जैसे किया वैसे ही उस मटेरियल पे क्या होता है, इंपैक्ट पड़ रहा है। देखिए यहां पे क्या हुआ, इंपैक्ट पड़ा, ठीक है। अब मीटर में रीडिंग देखेंगे, ठीक है। यहां पे मीटर में एक रीडिंग आएगा, वहीं पे पता चलता है कि कितना एनर्जी इसमें स्टोर हुआ, कितना एनर्जी यहाँ पे स्टोर हुआ। देखिए यहाँ पे मीटर में क्या आएगा, एक रीडिंग आएगा, ठीक है। तो ये है 4P टेस्ट को करने का तरीका, ठीक है। इस तरह से 4P टेस्ट किया जाता है। चलिए उतना डिटेल में अब और भी नहीं देखना है आपको, बस ये समझ में आ गया 4P टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, टफनेस को मेजर करते हैं। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है आपके स्क्रीन पर। चलिए क्या कह रहे हैं, एसडी यूटीएम का भी दिखा दो सर, ठीक है। कल दिखा देंगे भाई, कल आपको दिखा देंगे वीडियो एक बार कहीं से खोज के, ठीक है। आपको यूटीएम का भी दिखा देंगे। चलिए क्या कह रहा है, वाट लिमिट या स्लैश पॉइंट हुक्स लॉ हुक्स गोल्ड, है ना। हुक के नियम वस्तु को किस सीमा या बिंदु तक धारण करता है ना। इसको बताइए, आसान क्वेश्चन है। हुक का नियम कहां तक वैलिड होता है जी, बताइए। हुक का नियम कहां तक वैलिड होता है, जल्दी से बताइए, है ना। ध्यान देंगे हुक का नियम जो है प्रोपोर्शनल लिमिट तक ही वैलिड होता है। इस बात को याद रखेंगे, हुक का नियम प्रोपोर्शनल लिमिट तक ही वैलिड होता है। लेकिन ऑप्शन में देखिए यहाँ पे प्रोपोर्शनल लिमिट नहीं दिया हुआ है। हुक का नियम जो है यहाँ पे प्रोपोर्शनल लिमिट नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग इलास्टिक लिमिट तक चलेंगे, ठीक है। इलास्टिक लिमिट तक चलेंगे, है ना। क्योंकि हमने बताया था स्ट्रेस डायग्राम में कि जो है इलास्टिक लिमिट को पता करना थोड़ा सा क्या होता है, टफ होता है, ठीक है। इसीलिए इलास्टिक लिमिट के नीचे जाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल लिमिट बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन है प्रोपोर्शनल लिमिट नहीं है, तो हम लोग इलास्टिक लिमिट को लेके चलेंगे, ठीक है। लेकिन यदि प्रोपोर्शनल लिमिट होता तो प्रोपोर्शनल लिमिट मेरा यहाँ पे सही आंसर होता, ठीक है। प्रोपोर्शनल लिमिट मेरा यहाँ पे सही आंसर होता है, ठीक है। 64 हो गया है। चलिए 65 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे क्या बोल रहा है, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच इनेबल्स इट टू रिटेन द डिफॉर्मेशन परमानेंटली इज कॉल्ड। पदार्थ का वह गुण जो विरूपण को अस्थायी रूप से बनाए रखता है कहा जाता है। जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर होगा। एसडी का आ रहा है डी, सिंह साहब का आ रहा है ए, और लोग का द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच इनेबल्स इट टू रिटेन द डिफॉर्मेशन परमानेंटली। पदार्थ का वह गुण जो विरूपण को अस्थायी रूप से बनाए रखता है ना। अरे पदार्थ का वह गुण जिसमें क्या हो, परमानेंट डिफॉर्मेशन हो, तो वो प्लास्टिसिटी कहलाता है, ठीक है। इसका सही आंसर डी होगा, उसका सही आंसर डी होगा। मेलेबिलिटी नहीं होगा भाई, ठीक है। डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी जो है, ठीक है, वो नहीं होगा। इसका सही आंसर प्लास्टिसिटी होगा, ठीक है। क्योंककि जो आपका परमानेंट डिफॉर्मेशन है, परमानेंट डिफॉर्मेशन वो प्लास्टिसिटी में होता है, ठीक है। तो सही आंसर इसका डी होगा, 65 का डी होगा। चलिए 66 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। आपका स्क्रीन पर देखेंगे 66 नंबर है।
व्हाट इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू विथ स्टैंड बेंडिंग विदाउट फ्रैक्चर नोन एज, पदार्थ की वह क्षमता क्या कहलाती है जिसमें बिना टूट फूट किए वो मुड़ सकता है, क्या कहलाता है जी, जल्दी से बताइए। मैकेनिकल स्ट्रेंथ, स्टिफनेस, टफनेस या डक्टिलिटी, क्या कहलाता है? जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। टफनेस होगा, बिल्कुल सही है, सही है, आप लोगों सबका ये सही है। इसका सही आंसर क्या होगा? टफनेस होगा, है ना, क्या होगा? टफनेस होगा। देखेंगे वो जो अभी हमने वीडियो दिखाया था, जो आपका 4P टेस्ट पे वीडियो दिखाया था, ठीक है, वो पूरा वीडियो कहेंगे तो आपको, अच्छा आपको वहां पे ऐप पे हम अपलोड कर देंगे, ठीक है, तो वहां पे देखेंगे होता क्या है। उस वीडियो में आपको एक बार हम समझा देते हैं। वहां पे हमने दो तरह का स्टील लिया था, दो तरह का मटेरियल लिया था। एक लिया था प्लेन कार्बन स्टील, पहला जो मटेरियल लिया था प्लेन कार्बन स्टील, ऐप पे हम अपलोड कर देंगे वीडियो, देख लीजिएगा एक बार। वहां पे हमने दो तरह का मटेरियल लिया था। पहले वाले में प्लेन कार्बन स्टील लिया था, तो प्लेन कार्बन स्टील में इस तरह का मटेरियल था, वहां पे हमने नोच बनाया था। जब हमने इस पे टफनेस टेस्ट किया तो ये मटेरियल जो है दो भाग में टूट गया था, है ना, वीडियो जब ध्यान से देखेंगे तो ये दो भाग में टूट गया था, ठीक है। और सेकेंड केस में हमने नॉर्मलाइज्ड कार्बन स्टील लिया है। नॉर्मलाइज्ड कार्बन स्टील का मतलब है कि हमने उसको स्ट्रेन हार्डनिंग किया है ना, तो स्ट्रेन हार्डनिंग किया था, वही सेम मटेरियल को हमने स्ट्रेन हार्डनिंग करके उसी फिर से 4P टेस्ट पे लगाया था, ठीक है। तो जैसे ही हम इस 4P टेस्ट पे लगाए थे इसको, कौन सा, सेकंड वाले को, तो ये मटेरियल जो है कुछ इस तरह से ये कुछ मटेरियल ये मटेरियल इस तरह से बेंड हो जाता है वहां पर, ठीक है, कंप्लीट फ्रैक्चर नहीं होता है, कुछ इस तरीके का हो जाता है, ठीक है। तो एक्चुअली जो है आपका टफनेस जो है वो क्या करता है, टफनेस यही चीज मेजर करता है कि भाई मटेरियल मेरा कितना टफ है ना, वो मुड़ गया। ये जो सेकंड नॉर्म जो आपको हीट ट्रीटमेंट करने के बाद आपने लगाया था सेकंड केस में, ये मटेरियल मुड़ गया, ठीक है, लेकिन ये फ्रैक्चर नहीं हुआ, ये मटेरियल क्या हुआ, फ्रैक्चर नहीं हुआ। तो आखिर ये क्या चीज मेजर कर रहे थे, यहां से इसको क्या कर रहे थे, टफनेस को ही हम मेजर कर रहे थे, ठीक है। यदि आप अभी बोलेंगे तो हम इस वीडियो को चला भी सकते हैं, बाकी नहीं तो आप ऐप पे हम आज अपलोड इसको करवा देंगे, ठीक है, ऐप पे हम इस वीडियो को अपलोड करा देंगे, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो सेकंड केस में जो हमने सेकंड केस का मटेरियल लिया था नॉर्मलाइज्ड कार्बन स्टील, मतलब इसको हीट ट्रीटमेंट करने के बाद, तो वो मटेरियल मेरा ब्रेक नहीं हुआ था, ठीक है। चलिए, तो इसका सही आंसर है क्या, टफनेस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है जी, 67 आपके स्क्रीन पर है, बताइए इसका क्या आंसर होगा। 67 का, स्ट्रेन इज डिफाइंड एज चेंज इन वॉल्यूम टू ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन क्रॉस सेक्शनल एरिया टू ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया, या ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, है ना, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, क्या होगा जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। सिंह साहब बोल रहे हैं बी, सिंह साहब बोल रहे हैं बी, बाकी लोग 67 का बी, शिव जी बोल रहे हैं बी, गुरुसेवक बोल रहे हैं डी, ठीक है, गुरुसेवक बोल रहे हैं डी, और लोग का क्या कहना है बताइए जल्दी से। चलिए, सबसे पहला चीज हम एक एक करके एक बार डिफाइन कर देते हैं, या पहले स्ट्रेन को ही डिफाइन कर देते हैं। स्ट्रेन जो होता है ना, स्ट्रेन जो होता है, स्ट्रेन हमने तीन तरह का पढ़ा था, है ना, स्ट्रेन हम लोगों ने तीन तरह का पढ़ा था। एक पढ़ा था नॉर्मल स्ट्रेन, दूसरा पढ़ा था शियर स्ट्रेन, और तीसरा पढ़ा था वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, है ना। और स्ट्रेन का जनरल फॉर्मूला होता है, स्ट्रेन का जनरल फॉर्मूला होता है क्या, चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन, ये जनरल फॉर्मूला होता है, ओरिजिनल डायमेंशन। अब ये डायमेंशन जो है कुछ भी हो सकता है, लेंथ हो सकता है ना, इसका वॉल्यूम हो सकता है, क्षेत्रफल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर, और यदि आप लेंथ लेंगे, यदि आप इस डायमेंशन के बदले लेंथ लेंगे तो फिर वो नॉर्मल स्ट्रेन कहलाता है, वो क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रेन कहलाता है। यदि आप वॉल्यूम लेंगे
तो वो फिर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहलाता है। वो क्या कहलाता है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहलाता है ना। आप यदि एरिया लेंगे तो फिर वो शियर स्ट्रेन कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जनरल टर्म में बात किया गया है कि स्ट्रेन, यहाँ पे सिर्फ स्ट्रेन की बात किया गया है, ठीक है। तो जब स्ट्रेन की बात किया गया है तो यहाँ पे स्पष्ट नहीं है कि नॉर्मल है, शियर है या वॉल्यूमेट्रिक है, ये किस प्रकार का स्ट्रेन है ना। तो ये हर तरह का डायमेंशन होगा। तो चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम को भी हम लोग क्या बोलेंगे? स्ट्रेन बोलेंगे। चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ को भी हम लोग क्या बोलेंगे? स्ट्रेन बोलेंगे। चेंज इन क्रॉस सेक्शनल एरिया टू ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया को भी क्या बोलेंगे? स्ट्रेन बोलेंगे, ठीक है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पे सही आंसर इसका डी हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे सही आंसर इसका डी हो जाएगा। गुरुसेवक का सही है, कृष्णा का सही है, बिल्कुल सही है भाई, ठीक है। चलिए 67 नंबर हो गया। अब 68 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। आसान क्वेश्चन आ गया है आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 68 आसान आ गया है आपके स्क्रीन पर, ठीक है। चलिए बताइए, द यूनिट ऑफ यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस का क्या यूनिट होता है? जल्दी से बताइए। यंग्स मॉडुलस का, ठीक है, यंग्स मॉडुलस का क्या यूनिट होता है? जल्दी से बताइए। यंग्स मॉडुलस का क्या यूनिट होता है? जल्दी से बताइए। तो यंग्स मॉडुलस जो देखेंगे, यंग्स मॉडुलस का यूनिट न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है, ठीक है। और न्यूटन जो है, वो न्यूटन जो है, आप यदि वेट में ग्रेविटी से भार क्या कहते हैं, मास में यदि आप ग्रेविटी से गुना कर देंगे तो वो न्यूटन बन जाता है, ठीक है। तो यदि केजी भी रहेगा तो केजी से भी काम आपका चल जाएगा, ठीक है। तो केजी पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। यूनिट का लेंथ वगैरह है, लेंथ से आपको घबराना नहीं है, ठीक है। सारा mm सेंटीमीटर सब क्या लंबाई का ही यूनिट है। तो सही आंसर इसका डी ही है। सही आंसर इसका डी ही है ना। देखिए मेरा यहाँ पे ये कहने का मतलब था कि यदि देखिएगा आप केजी है और न्यूटन है, यहां भी आपको घबराने नहीं है, ठीक है। यहां पे घबराने का बात नहीं है, केजी रहे या न्यूटन रहे, घबराने का बात नहीं है। केजी में सिर्फ आप यदि जी से गुना कर देंगे, ठीक है, तो वो न्यूटन बन जाता है। चेंजिंग क्रॉस सेक्शन और ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन स्ट्रेन बोलते हैं। चेंजिंग क्रॉस सेक्शन ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन स्ट्रेन बोलते हैं। क्या बोले सिंह साहब? चेंज इन क्रॉस सेक्शन बट ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन को स्ट्रेन बोलते हैं। हाँ, स्ट्रेन ही बोलते हैं, क्या दिक्कत है? चेंज इन क्रॉस सेक्शन बाय ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन को स्ट्रेन बोलते हैं, क्या दिक्कत है? कहाँ कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें? 67 नंबर में कुछ प्रॉब्लम है क्या? अच्छा, चेंज इन क्रॉस सेक्शन एरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। चेंज इन क्रॉस सेक्शनल एरिया बाय ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया को क्या बोलते हैं? देखेंगे। चलिए उसी को एक्सप्लेन कर देते हैं। अच्छा एक चीज ये बताइए, यदि हम बात करें शियर स्ट्रेन की, तो शियर स्ट्रेन क्या होता है? एक बार पहले शियर स्ट्रेन को डिफाइन करवाइए थोड़ा, ठीक है। शियर स्ट्रेन, पहले स्ट्रेन की यदि हम बात करें, ठीक है, स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन, है ना। ओरिजिनल डायमेंशन ये होता है स्ट्रेन, है ना। अब जो शियर स्ट्रेन है, शियर स्ट्रेन जो है वो, उसमें आपको क्या चेंज होता है? शियर स्ट्रेन में आपका क्या चेंज होता है? बताएंगे कोई भी कमेंट करके कि शियर स्ट्रेन में क्या चेंज होता है। जैसे कि नॉर्मल स्ट्रेन में आपका लेंथ या क्या कहते हैं डायमीटर चेंज होता है, शियर स्ट्रेन में क्या चेंज होता है? उसका आकार चेंज होता है। क्या चेंज होता है? उसका आकार चेंज होता है, ठीक है। शियर स्ट्रेस में उसका आकार चेंज होता है, जिसको हम लोग डिस्टॉर्शन भी बोलते हैं, कि शियर स्ट्रेस में ऑब्जेक्ट की आकृति जो है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो है डिस्टॉर्ट हो जाता है, ऑब्जेक्ट जो है वो क्या होता है? डिस्टॉर्ट हो जाता है ना। डिस्टॉर्ट हो जाता है शियर स्ट्रेन में। इसका मतलब है कि जब शियर स्ट्रेन में आकृति चेंज हो रहा है, आकार चेंज हो रहा है, इसका मतलब वहां पे क्या चेंज हो रहा है? आप एरिया को भी लिख सकते हैं कि उसका भाई शियर स्ट्रेन में आपका क्या हो रहा है? एरिया चेंज हो रहा है। तो आप एरिया भी, जो शियर क्रॉस सेक्शनल एरिया बट ओरिजिनल एरिया को शियर स्ट्रेन भी कह सकते हैं, ठीक है। या नहीं तो आप यहां से भी चेक कर सकते हैं कि यदि हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात करें, यदि हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात करें, समझेंगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। और चेंज इन वॉल्यूम को हम लोग लिख सकते हैं क्या? चेंज इन एरिया इनटू लेंथ और एरिया इनटू लेंथ। एल से एल
कैंसल आउट हो जाएगा, तो चेंज इन एरिया बाय एरिया जो है वो वॉल्यूमेट्रिक एरिया हो जाएगा, वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो जाएगा। तो आप यहां से भी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को भी चेंज इन एरिया बाय ओरिजिनल एरिया कह सकते हैं। लेकिन कल आपको याद होगा एक क्वेश्चन आया था कि वहां पे 4 ऑप्शन था, जिसमें से एक ऑप्शन था कि जो मेरा एरिया स्ट्रेन है ये कंपल्सरी स्ट्रेन नहीं होता है, ये कंपल्सरी स्ट्रेन नहीं होता है, ठीक है, ये डिराइव्ड स्ट्रेन होता है, ये कहीं ना कहीं से क्या होता है, ये डिराइव्ड होके आता है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि यहां पर शियर स्ट्रेन में आकार चेंज होने से भी आपको यहां पे एरिया स्ट्रेन आ रहा है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन से भी क्या आ रहा है, एरिया स्ट्रेन आ रहा है, ठीक है। तो स्ट्रेन तो होगा, एरिया स्ट्रेन तो स्ट्रेन होगा, कंफर्म स्ट्रेन होगा, ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट वो किस तरह के स्ट्रेन में आएगा, शियर स्ट्रेन में आएगा कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में आएगा, ये आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन से भी आपको क्या आएगा, शियर स्ट्रेन आएगा, ठीक है, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन से भी आपको एरिया स्ट्रेन आएगा और शियर स्ट्रेन से भी आपको एरिया स्ट्रेन आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे, 69 है आपके स्क्रीन पर। क्या बोल रहे हैं आप, शियर स्ट्रेन को डिफाइन करके बताओ एरिया के शियर स्ट्रेन को डिफाइन करके बताओ एरिया के क्या है रेस्पेक्ट में विथ डायग्राम, ठीक है। चलिए उसको भी कर ही देते हैं, ये देखेंगे। मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जब आप इसके ऊपर शियर स्ट्रेस लगाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, डिस्टॉर्ट हो जाएगा, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, डिस्टॉर्ट हो जाएगा। तो मान लेते हैं, चलिए इसको 3D में यदि इसको बनाने, रुकिए एक सेकेंड रुक जाइएगा, इसको 3D में बनाने का कोशिश करते हैं, इसको 3D में बनाने का कोशिश करते हैं। देखेंगे ये एक ऑब्जेक्ट है ना। अब जब हम इसके ऊपर शियर स्ट्रेस लगाएंगे, चलिए अब हम इस कलर से शियर स्ट्रेस लगा रहे हैं, ठीक है, जब हम शियर स्ट्रेस लगाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आपको डिस्टॉर्ट हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, डिस्टॉर्ट हो जाएगा। तो यहां पे देखिए, पहले आपका पीले कलर से देख ले, पीले कलर से जो आपका एरिया है ना, वो आपका ओरिजिनल एरिया था, ये आपका क्या था, ओरिजिनल एरिया था, और यहां पर ब्लू कलर से जो हमने बना रहे हैं ये बाद में आपका एरिया जो फाइनल एरिया आया, ये आपका क्या है, फाइनल एरिया है, ठीक है, ये आपका क्या है, फाइनल एरिया है। तो आप यहां से भी कर सकते हैं कि एरिया में कितना चेंजिंग आया, ठीक है, एरिया में जितना चेंजिंग आया बट ओरिजिनल कर दीजिए वो शियर स्ट्रेन हो जाएगा। वही चीज हमने वॉल्यूमेट्रिक से भी करके दिखाया था, ठीक है। चलिए 69 पे आइए। अब अभी भी कोई डाउट है क्या सिंह साहब, जल्दी से बताइए। एंगल से भी डिफाइन कर सकते हैं, हाँ जी एंगल से भी डिफाइन कर सकते हैं, बिल्कुल सही है, एंगल से भी शियर स्ट्रेन को डिफाइन कर सकते हैं। क्लास में आप क्लास में यदि मेरा वीडियो देखे होंगे आप, ठीक है, तो वहां पे हमने एंगल से ही डिफाइन किया है ना। तभी तो हम बार बार आपको बोल रहे हैं कि एरिया स्ट्रेन जो है वो कंपल्सरी क्या कहते हैं, मेन स्ट्रेन नहीं है, वो डिराइव्ड स्ट्रेन है, कहीं ना कहीं से वो डिराइव्ड होके आता है, वो मेन स्ट्रेन नहीं होता है। क्लियर है, वो मेन स्ट्रेन आपका नहीं होता है। चलिए 69 पे आइए, अब बताइए इसका, द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ माइल्ड स्टील कंपेयर टू अल्टीमेट कंप्रेसिव स्ट्रेस, है ना, जो माइल्ड स्टील है उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होगा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से, बताइए जल्दी से। टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है माइल्ड स्टील का, वो कंप्रेसिव टेंसाइल स्ट्रेस जो है माइल्ड स्टील का, वो कंप्रेसिव स्ट्रेस के कंपैरिजन में क्या होगा, सेम होगा, ज्यादा होगा, कम होगा, या क्या होगा, जल्दी से बताइए। सबसे पहले आपको सिर्फ ये पता करना है इसमें कि माइल्ड स्टील डक्टाइल मटेरियल है या 69 का बी, ठीक है, माइल्ड स्टील डक्टाइल मटेरियल है या कंप्रेसिव मटेरियल है, डक्टाइल मटेरियल है या ब्रिटल मटेरियल है, सबसे पहले आपको ये पता करना है। तो माइल्ड स्टील जो है ये क्या है, डक्टाइल मटेरियल है, ये क्या है, डक्टाइल मटेरियल है ना। तो माइल्ड स्टील क्या है आपका, डक्टाइल मटेरियल है, और डक्टाइल मटेरियल जो है वो टेंशन में क्या होता है, स्ट्रांग होता है डक्टाइल मटेरियल,
टेंशन में स्ट्रांग होता है, और जबकि आपका शियर में वो आपका वीक होता है। और इसके बीच में कहीं ना कहीं क्या आएगा, आपका कंप्रेसिव आएगा। ये क्या आएगा, बीच में कहीं ना कहीं क्या आएगा, कंप्रेसिव आएगा। इसका मतलब है कि डक्टाइल मटेरियल के केस में टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होता है और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होता है, कम होता है। डक्टाइल मटेरियल के केस में टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, जबकि आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या बोल रहा है कि अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ माइल्ड स्टील विथ कंपेयर टू अल्टीमेट कंप्रेसिव स्ट्रेस, है ना। तो टेंसाइल स्ट्रेस कंप्रेसिव स्ट्रेस से क्या होता है, ज्यादा होता है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, आपको बी हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 69 हो गया। लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए 70 नंबर। ठीक है, फिर कल करेंगे हम लोग। लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए 70 नंबर, आपके स्क्रीन पर है, देखेंगे क्या बोल रहा है। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल which enables in drawn into wire with the application of tensile force? क्या होगा, प्लास्टिसिटी होगा, इलास्टिसिटी होगा, डक्टिलिटी हो या मेलेबिलिटी होगा। ठीक है, डक्टिलिटी होगा, है ना। मटेरियल का वह गुण जिसमें हम लोग तार में बदल सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, डक्टिलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो आज 70 तक ही करेंगे। ठीक है, आज 70 तक ही करेंगे, फिर हम लोग कल करेंगे आगे। तो आज के लिए इतना ही। कोई डाउट है, कुछ कहना है तो बताइए। सिंह साहब, आपका डाउट क्लियर हो गया था, एक बार बता दीजिए। डाउट क्लियर हो गया था आपका? एरिया स्ट्रेंथ जो है वो आपका कंपल्सरी स्ट्रेंथ नहीं होता है, वो डिराइव्ड स्ट्रेंथ होता है ना। और कोई डाउट है किसी किन्हीं का तो बताइए। सोम अपना खत्म हो चुका है, क्वेश्चंस करा रहे हैं, है ना, क्वेश्चंस करा रहे हैं। चलिए, एक क्लास हम लोग सैटरडे संडे को, जिस दिन होगा सैटरडे संडे को, हम लोग एक क्लास बचा हुआ है सोम का, सॉरी मैकेनिक्स का। तो हम लोग मैकेनिक्स के एक क्लास में हम लोग वहां पर क्या कहते हैं, एनर्जी वाला पढ़ेंगे, वर्क एनर्जी पावर पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। और कुछ है, कोई डाउट है तो बोलिए। चलिए नेक्स्ट दिन करेंगे अब। चलिए धन्यवाद भाई।